नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी और अहम खबर से करेंगे, जिसे लेकर अब सियासत भी जोरों पर है। दरअसल आयकर विभाग ने आज मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर रेड मारी और इस दौरान आयकर विभाग ने बीबीसी के सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए और सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाने के लिए बोल दिया। आयकर विभाग ने दिल्ली में केजी मार्ग स्थित ऑफिस में और मुंबई के सांता क्रूज इलाके में सर्वे ऑपरेशन चलाया। आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। बीबीसी ने ट्वीट कर बताया कि आयकर विभाग की टीम का हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। टीम की छापेमार कार्रवाई जारी है, हालांकि काम शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया। कांग्रेस के बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाकया याद दिलाया। तो बीबीसी के ऑफिस पर आईटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है और इसे लेकर सियासत भी जोरों पर है। तो जहां एक और कांग्रेस इसे आपातकाल बता रही है, वहीं बीजेपी ने भी इसे लेकर हमला बोला है और 52 साल पहले का आपातकाल याद दिलाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि आज बीबीसी के कई ऑफिस पर छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि टैक्स के गड़बड़ झाले को लेकर ये आरोप लगाते हुए जो टीम थी आयकर विभाग की, वो पहुंची हुई थी। बीबीसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम इस कार्रवाई को लेकर पूरा सहयोग कर रहे हैं। सांता क्राउज इलाके में सर्वे ऑपरेशन चलाया गया। आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा है। तो वहीं अब इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस छापेमार कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि समझ से परे ये कार्रवाई है और इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दुरुपयोग के भी आरोप लगे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से यह बड़ी खबर है, जहां पर श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आ गई है। पुलिस को एक ढाबे के फ्रिज में लड़की का शव मिला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को बरामद कर लिया है। मामला दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने का बताया जा रहा है। निक्की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी महिला से शादी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और सूत्रों के मुताबिक निक्की की तरफ से दो टूक कहा गया था कि अगर उसके साथी ने किसी दूसरी महिला से शादी की तो वो उसे फंसा देगी। और रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबन पुलिस अकादमी में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान किया। इसके बाद अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने झंडे को डीजीपी पीके अग्रवाल को सौंपा। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया किया है, अब सरकार वामपंथी उग्रवाद का सफाया करेगी। नशे के खिलाफ हमारी सरकार बड़ी लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों में बदलाव किया जाएगा। वित्तीय संस्थान है जो सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। करतल ध्वनि आप सबके सहकारिता और गृह विभाग। और खबर नागालैंड से है, जहां पर 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कोहिमा पहुंचे। यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में अवरोध, उग्रवाद, लक्षित हमले आदि का सामना करना पड़ता था, मगर आज नागालैंड फिर से शांति, समृद्धि और विकास की राह पर आ गया है। नागालैंड की विकास की एक कहानी रही है। पिछले 8 सालों में विद्रोह 80% तक कम हो गए हैं और अफवाह 66% क्षेत्रों से हटाया गया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के राज्यों में अष्टलक्ष्मी मानते हैं।
तो वहीं मंगलवार को गुरुग्राम, यमुनानगर और नोएडा में 3 स्थानों पर भीषण आग देखने को मिली। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस अगलगी की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये आग लगी है। यमुनानगर, गुरुग्राम और नोएडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बेहद भयावह है, जहां पर ये भीषण आग लग गई। साइबर सिटी के गांव घसोला में एक आग लगी, जहां पर 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। झुग्गियों में आग लगने के बाद एक के बाद एक सिलेंडर भी फटते चले गए। आग लगने के कारण जो वहां पर लोग थे उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। और दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो यमुनानगर में फर्नीचर फैक्ट्री की बताई जा रही है, जहां पर भीषण आग लगी। फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों को बुलाया गया। तीसरी आग के नोएडा के सेक्टर 5 स्थित हरौला में एक घर के ऊपर लगे मोबाइल टावर की है। आग अचानक लगी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिलहाल राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। और अगली खबर का रुख करेंगे। पुलवामा आतंकी हमले की आज बरसी है। 4 साल पहले 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया। यह आतंकी हमला हिंदुस्तान के बड़े आतंकी हमलों में से एक था। इस आतंकी हमले में हिंदुस्तान के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो चाहकर भी नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान ने सख्त कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला लिया। हमारी फौज ने इस हमले का जवाब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस अटैक में टोटल 19 टेररिस्ट ओजलू इन्वॉल्व था। 19 के खिलाफ एनआईए ने चालान किया है, जिसमें 19 में से 8 टेररिस्ट मारा गया है और 7 जेल में बंद है। बाकी 4 जो है, 4 में 3 पाकिस्तानी, अजहर मसूद, उरफ मसूद और जो अलवी है पाकिस्तानी, तीनों पाकिस्तान में। एक कश्मीर का जो पुलवामा काशी जंगल भी वो जिंदा है पाकिस्तान में। तो उसके बाद जो ऑपरेशन चालू रहा है पिछले 3 साल में, खास करके जैश का कमर टूट गया। आज डेट में जैश मोहम्मद का कोई भी पुराना टेररिस्ट नहीं बचा है। समीर डार तक मारा गया, जाहिदी मारा गया पुलवामा का, अब कोई नहीं बचा है। टोटल 7 से 8 लोकल जैश के टेररिस्ट हैं और 5 से 6 एफटी पाकिस्तानी है, जिसमें कि जो सुलेमानी जो है, मूसा सुलेमानी कुलगाम में एक्टिव है, जैश मोहम्मद का पुराना आतंकवादी है। उसके पीछे हम लोग बहुत पड़े हैं, जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 महीना से जैश मोहम्मद फिर से लोकल रिक्रूटमेंट बढ़ा रहा है। अभी जो हम लोग एक मॉडल पकड़े थे कुलगाम में, जिसमें 6। तो पुलवामा आतंकी हमले की 4थी बरसी पर सीआरपीएफ ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आईजी सीआरपीएफ एमएस भाटिया ने संबोधन भी किया। आज पुलवामा का जो वर्षगांठ है पुलवामा वाली घटना की, तो आज के दिन हमारे जितने भी जवान शहीद हुए थे उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और पुलवामा की घटना के बाद कश्मीर में जो हालात हैं उसमें बहुत सुधार हुआ है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें सिनर्जी बहुत अच्छी है और लगातार ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर देहात क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान झोपड़ी की आग से मां बेटी की मौत हो गई थी। इस मामले में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पीड़ित परिवार के पुत्र शिवम से वीडियो कॉल के जरिए बात करके उसे सांत्वना दी।
ब्रिजेश पाठक ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इतनी सख्त कि उनके पुश्ते भी इस कार्रवाई को याद रखेंगी। समाजवादी पार्टी इसे हत्या बताकर सरकार पर आरोप लगा रही है। इस घटना में पीड़ित कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी नेहा दीक्षित की जिंदा जलकर मौत हो गई। पत्नी और बेटी को बचाने के लिए आग बुझाने के दौरान वे भी बुरी तरह से जल गए। वहीं घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों में इसे लेकर खासा आक्रोश है। एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में वो ड्यूटी करता है आर्मी में। एसडीएम लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पे सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी। इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। देखिए, हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मेहता तहसील पे, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इसमें, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस परिवार के इसको देखते हुए, और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी। 2 पुलिस थाने और 4 पुलिस चौकियां, फिर भी हरी लकड़ियों से भरी पिकअप वैन बेरोक टोक कैसे झुंझुनू का बॉर्डर पार कर हरियाणा पहुंच जाती है? क्या तस्कर इतने ताकतवर हो गए हैं या फिर ये मिली भगत का खेल है? न्यूज 18 के कैमरों ने जो रिकॉर्ड तस्वीरें कैद की हैं, उन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या लकड़ियों की तस्करी इतनी आसान है या फिर सब जानकर भी जिम्मेदार अनजान है? रोज 50 पिकअप वैन पहुंच रही बॉर्डर पार। न्यूज 18 के कैमरों में कैद अवैध कारोबार। खुल गई वन विभाग और पुलिस की पोल। नहीं यकीन हो तो सुनिए जवाब गोल मटोल। वन अधिकारी चिटावा खेतड़ी हमारा जो हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ है, उनको पाबंद किया हुआ है और सडनली रेगुलर वो गश्त कर रहे हैं। और कितना भोला जवाब है साहब का। वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं, डीएफओ आर के हुड्डा। अरे साहब, इतने भी भोले मत बनिए। देखिए इन तस्वीरों को जो न्यूज 18 के कैमरों ने कैद की है। ये आपके अधिकार वाले इलाके की है। गिनते जाइए, गिनती खत्म हो जाएगी, गाड़ियों की कतार खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। झुंझुनू के जंगलों में हरी लकड़ियां काटी जाती हैं और इन पिकअप वैन में भरकर भेज दी जाती है बॉर्डर पार हरियाणा। क्या इन तस्वीरों को देखकर भी आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ? अगर आप इस बारे में वाकई अनजान हैं तो बड़ा ही शर्मनाक है, या फिर कोई मिली भगत का खेल तो नहीं चल रहा है। साहब बड़े गर्व से बता रहे हैं कि कभी इनकी टीम ने 17 गाड़ियां जब्त की थी और जुर्माना भी वसूला था। वन अधिकारी चिटावा खेतड़ी हमारा जो हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ है, उनको पाबंद किया हुआ है और सडनली रेगुलर वो गश्त कर रहे हैं और काफी बड़ी कार्रवाई की है। उसमें अवैध रूप से चाहे कोयले का परिवहन होता है, उसमें भी हमने कार्रवाई की है, अर्डू है, और जो हरियाणा जा रही है बिना टीपी के दूसरे राज्य में, उनमें सबके शीशम के विरुद्ध है, खेजड़ी के विरुद्ध है, काफी प्रभावी कार्रवाई की है। लकड़ियों की अवैध तस्करी रोकने में वन विभाग की कितनी दिलचस्पी है, ये तो डीएफओ साहब के जवाब से साफ हो गया है। जिले के एसपी साहब तो सीधे सीधे पल्ला ही झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं लकड़ियों की तस्करी रोकना वन विभाग का काम है। हालांकि ये जोड़ने से वो नहीं चूकते, वन विभाग से कोऑर्डिनेट करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जिले के पुलिस कप्तान का ही ऐसा रवैया हो, क्यों ना हो तस्करों की चांदी। ये मूल रूप से कार्य वन विभाग का है। वन विभाग को जिस भी प्रकार से साधन संसाधन की जाब्ते की आवश्यकता होती है, पुलिस द्वारा वो उपलब्ध करवाया जाता है।
पूर्व में भी थाना चिड़ावा, थाना सूरजगढ़ द्वारा प्रभावी कार्यवाही जो है इसमें की गई थी। आगामी समय में इस समस्या के लिए विशेष रूप से अभियान चलाकर वन विभाग से सामंजस्य स्थापित करके इसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे। दरअसल झुंझुनू में इन दिनों लकड़ी तस्करों की चांदी है। रात का अंधेरा घिरते ही ये लकड़ी तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। आप खुद ही देखिए, न्यूज 18 के कैमरों में कैद इन तस्वीरों को। एक के बाद एक हरी लकड़ियों से भरी पिकअप वैन पुलिस और वन विभाग की नाक के नीचे से गुजरती है और पहुंच जाती है हरियाणा में। खेतड़ी, गुढ़ा, उदयपुर वाटी, नवलगढ़ इलाकों में हरी लकड़ियों की तस्करी जोरों पर है। इन इलाकों में हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। लकड़ियां पिकअप वैन में लादी जाती हैं और फिर पहुंच जाती हैं हरियाणा। सबसे बड़ी बात ये कि गाड़ियां झुंझुनू के 2 पुलिस थानों और 4 चौकियों से होकर गुजरती है, लेकिन कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। यही बात वन विभाग के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण कुमार शेखावत की रिपोर्ट। और आयकर विभाग ने मीडिया संस्थान बीबीसी पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है और इसे लेकर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई। इससे जुड़ी 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है। पार्टी को ये समझना होगा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है और ये श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहां पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही हैं और सवाल आज ये भी कहा जाएगा, कोई भी एजेंसी हो, मीडिया से जुड़ी हो, कंपनी हो, अगर भारत में वो काम कर रही है तो उसको भारत के कानून को मानना होगा, उसका पालन करना होगा। चिंता का विषय बना हुआ देश की दिशा में जाएगा इस प्रकार। अब बीबीसी पे हमला किया है। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, देश में, दुनिया के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। आज भी गाँव के लोग जो है बीबीसी सुनते हैं और ये कहते हैं हाँ बीबीसी में न्यूज आ गई। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, बीबीसी में रेडियो न्यूज हो,